प्रीलिम्स के बारे में सबसे पहला मेरा कहना रहेगा, जैसे आपने अगर एमपीपीएससी की तैयारी जो है वो करना स्टार्ट करी है और आप 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप मैंने अभी तक 4 प्रीलिम्स दिए हैं, 21, 22, 23 एंड 24, जिसपे से 22 पे मेरा प्रीलिम्स निकला है एंड 24 पे निकला और 25 का भी मेंस है। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में जो अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो है सोर्स। अभी मार्केट में बहुत सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, और स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता कि कौन सी बेस्ट है, कौन सा चूज़ करे। फोटोकॉपी की दुकान पे 2-3 कोचिंग के टेस्ट सीरीज ले आइए और रोज 4 से 5 पेपर रोज लगाइए। अच्छा, एक ही अगर चीज कॉमन देखा जाए, प्री निकालने का अगर फंडा है कि आपको अगर ये चीजें आपने कर ली है ना, कीवर्ड्स बोला जाता है कि एक चीज है कि इस वजह से आपका प्री निकलता था, क्या कॉमन चीज रही है आप लोगों की? गोला गलत भर जाए तो क्या करना चाहिए, तो बता देता हूँ। यहाँ मैंने एक जगह और बताया कि सबसे पहले गोला गलत भर चुका है, अभी निगेशन होता है, तो आप एक काम करें, थोड़ा सा उंगली को गीला करके और उस पर रख दें। मान लीजिए आप बोर्ड के मेंबर है 4, हाँ, मेहरा जी की जगह जी, आप 4 हैं और सब अपने आप में बड़ा अनुभव रखते हैं, क्या चीज लाएंगे प्री में, क्या सुधार करेंगे आप? मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 110 तो सीट है, चलो प्रीलिम्स तो निकल गया, मेंस की तैयारी मत करो, क्या ज़रूरत है करने की। लेकिन मैंने बोला था कि 110 सीट है ना, एक मेरी है, दैट्स इट। तैयारी करते हैं, उस दौरान हम घर जाते हैं, आसपास के पूछते हैं, घर वाले भी पूछते हैं क्या चलता है बेटा, कब निकलोगे, कब अधिकारी बनोगे, क्या जवाब रहता था आपको? इवन जब रिजल्ट आ रहा था उससे पहले मेरा था कि यार रिजल्ट नहीं आए, मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था सही में। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने एक पंचायत सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पहला जो एपिसोड है हमने रिलीज कर दिया है कुछ दिन पहले ही, लेकिन ये सेकंड जो है पंचायत का सेकंड एपिसोड आज शूट हो रहा है। इसमें हमारे साथ में 4 टॉपर्स है। जो टॉपर्स है हमारे साथ में एमपीपीएससी 2023 वाले भी हैं और 24 वाले भी हैं। 2 टॉपर्स ऐसे भी हैं जिनका लगातार 23 में भी सिलेक्शन हुआ है, 24 में भी हुआ। आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। खास एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप तैयारी से रिलेटेड अगर देखना चाह रहे हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए कम काम का होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो जनरल चीज़ें आपके साथ में होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, हम ज़्यादातर उनके बारे में आज टॉपर से बात करने वाले हैं। आप देखते होंगे सिंगल पॉडकास्ट में सिंगल ही टॉपर रहता है, लेकिन इसमें 4 टॉपर्स रहेंगे। जो उनकी समस्या रही है, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने देखा है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको सामने ना आए, वो प्रॉब्लम्स उनको शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे जो पंचायत सीरीज है ये रिलीज होने जा रही है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी। तो स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिशा बघेल है और हाल ही में मेरा चयन राज्य सेवा परीक्षा 2024 पे असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुआ है। मैं सबसे पहले तो अर्जुन सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, जिससे मैं अपनी जर्नी और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं मेरी प्रिपरेशन के दौरान, मैं आप सबके साथ पे शेयर कर सकूँ। आप बताइए यशस्वी अपने बारे में। मेरा नाम यशस्वी मीना है, नर्मदापुरम से बिलोंग करती हूँ। 2023 एमपीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। उसके बाद 2024 में मेरा सिलेक्शन एडी फाइनेंस के पद पर हुआ है। मनोज भैया आप बताइए। आपको तो ऑलरेडी सब जानते हैं, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, ऑलरेडी मनोज भैया को देखा होगा आपने, लेकिन आज कुछ नया निकलवाएंगे मनोज भैया से, जो अभी तक आपने कहीं नहीं बोला, वो आज यहाँ पे हम सुनने वाले हैं आप। बताइए मनोज भैया। मेरा नाम मनोज पाल है, मैं माँ नर्मदा की नगरी नर्मदापुरम से आता हूँ। मेरा चयन एमपीपीएससी 2023 में सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर और एमपीपीएससी 2024 में मेरा चयन असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर हुआ। आप बताइए मैम, आप पहली बार ही हमारे साथ में पॉडकास्ट में आए या फिर मैंने आई थिंक प्लेटफॉर्म और कई प्लेटफॉर्म पे देखा भी नहीं है आप? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप इतनी अच्छी सीरीज़ चला रहे हैं जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके लिए मैं कहूँगी 2 लाइन से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगी कि आओ अंधकार मिटाने का हुनर सीखें, वजूद अपना बनाने का हुनर सीखें, रोशनी और बढ़े और उजाला फैले, दीप से दीप जलाने का हुनर सीखें। अरे बढ़िया, थैंक यू। मेरा नाम, मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ तो मेरा नाम मंतिशा खान है। मैं देवास ज़िले से आती हूँ। एमपीपीएससी 2024 में मेरा सिलेक्शन वाणिज्य कर निरीक्षक के पद पर हुआ है और एमपीपीएससी के लिए मेरा 4th अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। 2023 में भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया है, जिसका रिजल्ट अभी प्रोविजनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को, ये पहले नहीं बोल पाया था मैं, लेकिन अब बोल रहा हूँ। अब हम शुरुआत करें, आप बता दीजिए कहाँ से शुरुआत करें, क्योंकि ये कोशिश करेंगे अपन इसमें जो बातें होगी वो प्री से रिलेटेड होगी। जो भी एमपीपीएससी 2026 में तैयारी कर रहे हैं उनको टारगेट करके अपन बात करेंगे, और ज़्यादातर चीज़ें जो बता दिया मैंने कि जो जनरल चीज़ें हो रही है प्रॉब्लम्स, उनके बारे में हम बात करेंगे।
बताइए आपकी कहाँ से शुरुआत करें? प्रीलिम्स आने वाला है 2026 का, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट उसी को जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करें, तो हम उससे ही शुरुआत करते हैं। मनोज भी आप कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे ये अपनी बहुत अच्छी सीरीज है पंचायत, तो इसमें किसी भी बच्चे को 4 लोगों का अनुभव एक साथ मिलेगा, तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले मंतसा से शुरू करते हैं। मंतसा, प्रीलिम्स के बारे में आप केवल एक चीज बताइए जो बच्चे को करनी चाहिए। प्रीलिम्स के बारे में सबसे पहला मेरा कहना रहेगा, जैसे आपने अगर MPPSC की तैयारी जो है वो करना स्टार्ट करी है और आप 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये करें कि अपना जो सिलेबस है वो आपको पूरी तरीके से याद हो और बहुत अच्छे से उसका एक एक जो है सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है वो आपको पूरी तरीके से जो है आप उसके बारे में धीरे धीरे स्टडी करते हुए आगे बढ़ें। मेरी जो प्रीलिम्स के लिए मैंने अभी तक 4 प्रीलिम्स दिए हैं, 21, 22, 23 एंड 24, जिसपे से 22 पे मेरा प्रीलिम्स निकला है एंड 24 पे निकला और 25 का भी मेंस है। तो मेरे फेलियर भी उतने ही रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स पे जो मेरा मुझे लगता है कि जो मैंने अपने फेलियर से जो चीज़ें सीखी है, उस पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स जो होते हैं जो आएंगे ही हर साल, जैसे 23 के प्रीलिम्स में मुझसे जो ब्लंडर हुआ था, मैंने सेंसस रिवाइज नहीं किया था और 4 क्वेश्चन एज इट इज सेंसस से उठकर आ गए थे, जिसमें से 3 मेरे गलत थे और कट ऑफ गया था 81 और मेरे 78 मार्क्स। तो शायद मैं वो टॉपिक रिवाइज कर लेती ऑन द टाइम तो हो जाता। तो मुझे लगता है कि जो कुछ टॉपिक्स होते हैं प्रीलिम्स के जो आएंगे ही हर साल, जो आप PYQ से देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक है, जैसे फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट हो गई, SRS सर्वे हो गया, सेंसस हो गया, तो ऐसे कुछ 10 से 12 टॉपिक है जो कांस्टेंट है एवरी ईयर प्रीलिम्स पे। तो आप उनका एक सेपरेट नोट्स बना लें, अपडेट होता है साल टू साल, तो आप वो भी अपडेट कर लें। और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स इज मोस्टली अबाउट MCQ। आप जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे, आप उतने ज़्यादा प्रीलिम्स को क्रैक करने के नज़दीक पहुँच जाएंगे। प्रीलिम्स पे मेरी जो जर्नी थी वो 2021 से शुरू हुई थी। मैंने अपना पहला प्रीलिम्स 2021 पे दिया था। उसके बाद 22, 23, 24 और 25, जिसमें से मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया था, 21, 7, 23 पे। 22 पे हो गया था, 24 पे भी हुआ, 25 पे भी हुआ। तो मैंने अपने फेलियर से ये सीखा है कि मैंने जो गलतियाँ की है अपने प्रीलिम्स पे, मैं वो बताना चाहूँगी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो हर साल कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहे हैं और जो शायद ही कोई बच्चा जो सीरियसली पढ़ रहा है वो उन्हें छोड़कर जाएगा। बट मैंने 2023 पे सेंसस की टॉपिक को रिवाइज़ नहीं किया था और आई थिंक 10 दिन पहले पढ़ के छोड़ दिया था उसको। जब मैं वहाँ पर पहुँची और मैंने 4 क्वेश्चन सेंसस के आए थे, जिसमें से 3 मेरे गलत थे और उस 2023 का जो जनरल का कट ऑफ था वो 81 गया था और मेरे 78 आए थे। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आप PYQ देखें और देखें कि जो कांस्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सेंसस हो गया, फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट हो गई, SRS की रिपोर्ट हो गई है, तो ये सारे टॉपिक्स को आप निकाल लें और इनका एक अलग से ही आप पेपर में लिख लें या कहीं चिपका दें, ताकि आप टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करते जाएं। यशस्वी आप बताइए। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में जो अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो है सोर्स। अभी मार्केट में बहुत सारी PDFs अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है और स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता कि कौन सी बेस्ट है, कौन सा चूज़ करें। मैंने भी 2023 का, 24 का, 25 का 3 प्रीलिम्स दिए हैं और तीनों क्वालिफाई किए हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरी चीज़ सबसे अच्छी रही है इस सब में वो ये रही है कि मैंने सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लिए, एक सोर्स को मेन रखा है। हालांकि ये हमें पता है कि एक सोर्स से पढ़ने में हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, लगता है कि ये इससे पढ़ रहा है, अगर इससे आ गया तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो भी अलग अलग नोट्स है मार्केट में अवेलेबल है या हमारे दोस्त के पास है, हम उनसे ले सकते हैं और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं जो हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसे ही अगर कोई PDF दिख रहा है तो उसको एक बार थॉरोली देख के उसमें भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल के हम अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। और फिर जब एक ही नोट्स का हम बार बार रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठती है और एग्ज़ाम हॉल में वही पेज याद आता है कि इस पेज पे और इस जगह ये चीज़ हमें लिखी है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये चीज़ हम अपना सकते हैं। मनोज भी आप बताइए। आपने लगातार 9 प्रीलिम्स ना 9 प्री दिए हैं और सब में मेरा जो स्कोर रहता था वो 85-90 के आसपास ही रहता था। इतना अच्छा स्कोर लाने का फायदा भी रहता है कि आप अगले ही दिन से मेंस की तैयारी कर लेंगे, नहीं तो फिर हमेशा आपको इंतजार रहता है कि यार कब रिजल्ट आएगा और फिर मैं कब पढ़ूंगा और मुझे पता नहीं कि मेरा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और जैसा सब लोगों ने बताया कि आपको सिलेबस के अनुसार एक सोर्स अपनाएं और अगर लग रहा है कि बहुत कमी है तभी दूसरा सोर्स लें। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है कि PYQ आपको लगाने ही लगाने हैं। कम से कम MPPSC के 10 से 15 साल के PYQ लगा लें। अपने हिंदी भाषी राज्यों के जितने प्री होते हैं, अगर 2-2, 3-3 प्री जो रिसेंटली हुए हैं वो लगा लेने चाहिए। 1-2 पेपर अगर UPSC के देख लेते हैं, उनके आंसर की भी देख लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। अगर टेस्ट सीरीज कहीं लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फोटोकॉपी की दुकान पे 2-3 कोचिंग के टेस्ट सीरीज ले आइए और रोज 4 से 5 पेपर रोज लगाइए। बहुत सारे बच्चे OMR के स्तर पे बहुत गलती करते हैं,
तो जिनको लगता है कि OMR में गलती हो रही है तो वो रोज 2-3 OMR भर लें, जिससे वो डर भी खत्म हो जाएगा और OMR में जो गलती हो रही है वो भी नहीं होगी। तो मैक्सिमम ये है कि पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। आप बताइए। प्रीलिम्स के लिए जैसे सर ने बताया, मनोज सर ने, कि हम जो है वो ऑब्जेक्टिव लगाने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत बार हम पढ़ लेते हैं और हमें जब हम 4 ऑप्शन देख रहे होते हैं तो हम जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाते हैं वो हमें एग्जाम में एलिमिनेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो हमने पढ़ा हुआ है वो उसको रिकॉल और रिवाइज करने में हेल्प करता है। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे कि हम MP के लिए परीक्षा धाम पढ़ रहे हैं, मान लो हमने पूरे एक बार में पूरी परीक्षा धाम पढ़ लिए, उसके बाद जब हम दूसरी बार पढ़ रहे होते हैं तो हम उन चीज़ों को जो है वो गोला लगा सकते हैं या फिर हाईलाइट कर सकते हैं या अपने पर्टिकुलर बुक के अंदर या अपने नोट्स में लिख सकते हैं जो फैक्ट्स हमें याद नहीं रहते हैं। तो जब हम दूसरी बार उसको पढ़ेंगे तो हम उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देख लें ताकि हमारे ऊपर पढ़ने का ओवरबर्डन ना रहे और वो चीज़ जो हमें पहले याद नहीं थी वो अच्छी तरीके से याद रह जाए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो है वो हमें एग्ज़ाम के लिए याद रहे और तैयारी बेहतर हो सके। अब हम बात करें जैसे कि आपने 3 प्रीलिम दिए कि 4 दिए? नहीं, मैंने टोटल 5 हो गए हैं, 5 25 को मिला निकले के। कितने से? 3 निकले हैं मेरे। 3 निकले। और आपका क्या स्कोर रहता था? मेरा प्रीलिम्स जब भी मेरा निकला है मेरे 85 ही रहे हैं। 85 भी रहे। आपका कितना था? मेरा एक बार 2 बार 80 रहा है, एक बार 85 रहा है। 3 प्री दिया। 3 प्री दिए। और आपका शायद पहले ही अटेम्प्ट हुआ है? हाँ, 2023 मेरा पहले फर्स्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट हुआ। है। ठीक हाँ। है। भैया का तो 80 मेरा हाँ मतलब 3 प्री में तो ऐसा हुआ है कि मेरे 3 या 4 क्वेश्चन गलत रहे हैं बस। हाँ, तो मुझे लगता था कि यार कहीं जांच नहीं बैठ जाए मेरे ऊपर कि यार ये साला इतने सारे सवाल सही कर रहा, पेपर तो नहीं मिल जाता इसको। हाँ, तो वो है कि एक बार तो मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे, शायद वो 21 का प्री था, मेरे केवल 2 क्वेश्चन गलत थे। अच्छा, एक ही अगर चीज कॉमन देखा जाए, हाँ। प्री निकालने का अगर फंडा है हाँ। कि आपको अगर ये चीजें आपने कर ली है ना, कीवर्ड्स बोला जाता है कि एक चीज है कि इस वजह से आपका प्री निकलता था, क्या कॉमन चीज रही है आप लोगों की? आई थिंक MCQs, मतलब जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व कर लो। मेरा टारगेट रहता था कि बाय द टाइम ऑफ प्रीलिम्स, जो मैंने आई थिंक जो मेरे प्रीलिम्स रुके हैं उस टाइम, जैसे 23 का प्रीलिम्स रुका है, उसका एक रीज़न था कि उस टाइम पे 22 का मेंस होने वाला था। आसपास ही चल रहे थे, मतलब डेट बढ़ रही थी, ये हो रही थी, तो फोकस नहीं हो पाया, तो उस टाइम MCQ में सॉल्व ही नहीं कर पाई। मेरा फोकस रहता था कि मैं जल्दी से सिलेबस ही कंप्लीट कर लूँ किसी तरीके से, ताकि 22 का मैं मेंस भी अच्छे से दे पाऊँ और ये ठीक है हो जाए जैसे भी। और जब मैंने MCQ अच्छे से लगाए हैं तब तक मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया है। तो मुझे लगता है कि MCQ आप लगाते हो तो आपकी एक जो एनालिटिकल एबिलिटी है, जो एलिमिनेशन पावर है, जो वहाँ बैठ के आप आंसर किस तरीके से आप देख रहे हो, क्योंकि आंसर आपके सामने ही है, आपको बस निकालना है कि सही कौन सा है। तो मुझे लगता है MCQ के बिना। और MCQ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो करते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे लगाना, और वो कभी नहीं होता है। तो पैरेलली जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं या जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए हम MCQ साथ लगा सकते हैं। और मेरे लिए जो हेल्पफुल रहा है वो मैंने किया है कि एक कॉपी मैंने अलग से बनाई है और MCQ जो मैं लगाती थी या जो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करती थी उसमें जो मेरे गलत क्वेश्चन होते थे मैं उन्हें नोट डाउन कर लेती थी ताकि मैं इनका रिवीजन कर सकूं। और ऐसा हुआ भी है कि जो मेरे गलत क्वेश्चन हुए हैं वैसा वो मेरे मेन एग्ज़ाम में भी आया है, और लकीली मैं लास्ट डे उसको देख के गई थी और वो क्वेश्चन मेरा सही भी हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करना चाहिए कि मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लें। यशस्वी मैम की जो बात है उसी में मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि कई बार हम ऐसा होता है कि प्रीलिम्स देने जाते हैं और मतलब टेस्ट सीरीज़ देने जाते हैं, सॉरी, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है मेरे साथ साथ जो तैयारी कर रहे थे कि वो जो 2 घंटे का पेपर होता है उसको आधे घंटे या 1 घंटे में ही करके वो निकल जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि आप पूरा उसको टाइम दें, पर्टिकुलरली सॉल्व करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें प्रीलिम्स के क्वेश्चन जब आप लगा रहे होते हैं, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें याद रह सके। तो मुझे लगता है ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। टेस्ट को भी एनालाइज करें, जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उन पे फोकस करें। मतलब जब हम टेस्ट दे के आते हैं तो पोर्शन चेक करना चाहिए कि इस हिस्ट्री के 4 गलत है, इकोनॉमिक्स के सारे सही है, तो जो गलत पोर्शन है उसको आके हम रिवाइज करें। ये चीज़ कर मैं सकते हैं। और ऐड ऑन करना चाहूँगी, मुझे बहुत सारे बच्चे मतलब पूछते हैं, मैसेज भी करते हैं कि मैम टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगाएं, कौन सी कोचिंग की अच्छी है या नहीं लगाएं या खुद ही बैठ के दें। तो मैं इसके लिए मैं सीधी एक सजेस्ट करूँगी कि सबसे इकोनॉमिक, सबसे सस्ती जो टेस्ट सीरीज़ है मार्केट की, आप वो जाके लगा वो लो, सबसे बेस्ट है। वो सबसे बेस्ट है। बिकॉज आपको प्रैक्टिस करनी है ना, आप महंगी टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो क्वेश्चन उससे उठ के आने हैं, सस्ती से भी नहीं आने हैं। तो आपको इकोनॉमिक बर्डन भी ना पड़े, आप फ्री भी रहो, आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओ, अब वो जाके लगा लो। टेस्ट सीरीज़ का एक ही मतलब होता है, आपको वो 2 घंटे के लिए आपको प्रिपेयर करना है कि 2 घंटे जब मैं वहाँ बैठ के पेपर दे रही हूँ तो ऐसा ना लगे कि घबराहट हो रही है या कुछ हो रहा है। ये चीज़ मैंने 10 बार, 15 बार, 20 बार पहले फेस कर लिया है। तो आई थिंक टेस्ट सीरीज़ का एक ही मतलब है, आप ये मत सोचो कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। एक चीज़ भाई
सभी कान खोल के सुन लेना, है ना? सही बोला ना कि यह चीज़ सब पूछते, मेरे से भी कमेंट में पूछते कि बेस्ट टेस्ट सीरीज बता दो किसकी है, बेस्ट कोचिंग बता दो। तो ये मिथ है सबसे बड़ा, है ना? ये मिथ है, हाँ। ये मिथ है। आप बताइए मनोज भाई, क्या लग रहा है? हाँ, तो एक चीज़ इन सब ने बताया बहुत अच्छा है। हम क्वेश्चंस लगाते हैं उसमें आपको जो हमारी 5 यूनिट है मध्य प्रदेश की आईटी वाली और करंट वाली, ये 5 यूनिट एमपीपीएससी के अदर्स एग्जाम्स में भी हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का, डेंटिस्ट का, आयुर्वेद वाला, जनजातीय अनुसंधान वाले, ऐसे पीएससी 50 पेपर और लेता है। जो पेपर 50 नंबर वाले हम निकलवा लें, जो जब जितने बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी किसी एग्जाम, तो वो 50 क्वेश्चन में से मध्य प्रदेश के मैक्सिमम क्वेश्चन, आईटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। बिल्कुल तो इवन वो रिपीट क्वेश्चन आप नहीं मिलते हैं तो उसके रेफरेंस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है कोई कि ना कोई मिनरल ये पूछा तो है बिल्कुल यहाँ है, पूछ ये लें। भैया ये ने तो बहुत सही fact है, बात हाँ। बताई है। जैसे कि जब फॉरेस्ट का एग्जाम हो रहा होता है मध्य प्रदेश में और उसके बाद ही जब प्रीलिम्स का एग्जाम हमारा राज्य सेवा का होता है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमें रिपीटेड दिखते हैं, तो हमें सॉल्व करना चाहिए पीवाईक्यूज को, या फिर जो साथ में एग्जाम चल रही हैं उनको। और कई बार पता है क्या होता है कि हम बहुत कुछ अलग, जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं या 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं बनते, और हम उनको देख लेते हैं पुराने पेपर में, उनको कवर करने के चक्कर में जो बेसिक्स है उससे भटक जाते हैं। और अगर आपका बेसिक क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये मान के चलना होता है कि ठीक है हम बाहर हैं। तो बेसिक्स बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में, जैसे एमपीएफ बिल्कुल नहीं गलत होनी चाहिए, बेसिक पॉलिटी है जैसे आर्टिकल्स है या ज्योग्राफी, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं गलत होनी चाहिए। तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ये चीज़ बोलते भी हैं कि आपका प्रीलिम्स वो क्वेश्चन नहीं रुकवाते हैं जो किसी को नहीं बन सही रहे, वो रुकवाते हैं जो सबको बन रहे थे और आपको नहीं बन रहे। बिल्कुल। अब हम कुछ सोर्स की बात कर लें। हिंदी मीडियम के लिए फॉर द मध्य प्रदेश स्पेशली परीक्षा धाम जो है वो बेस्ट सोर्सेज है। इकोनॉमी वाली जो यूनिट है हमारी यूनिट 5, उसके लिए एमपी का इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से कर लें। जो ईच टॉपिक दिए हुए हैं वो आपको अगर वीडियो से कवर हो रहे हैं, क्योंकि एमपी का इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में बहुत बड़ा होता है, तो हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं, तो वो टॉपिक वाइज हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो अगर हम इंडियन जो है हिस्ट्री का बोले तो इंडियन हिस्ट्री के रूप में अगर हमारे पास बेसिक नोट्स हैं वो कर सकते हैं। मार्केट में बुक्स आ रही हैं फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक जो अभी भारतीय ज्ञान परंपरा या इनसे जुड़े हुए हैं, हम वो उससे कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो जियोग्राफी है इसके लिए भी मैंने अपना अगर मैं बताऊं तो मैंने बेसिक जो अपनी बुक्स है उसी से कवर किया है। साथ में जो नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं अगर आप वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू देख लें या कुछ स्पेसिफिक सीरीज चल रही हो और आप उसको बार बार जो है वो एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छा आउटपुट उसमें निकलेगा। ठीक है, आप बताइए मनोज भाई, आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की? जैसे आईटी वाली यूनिट है उसके लिए निर्माण या परीक्षा धाम, दो में से कोई एक पढ़ सकते हैं। करंट के लिए मैंने ही बनाई थी, चैंपियन स्क्वायर की पुस्तक है, वो है अच्छी है, अभी उसकी नेक्स्ट आ रही है। उसके बाद एग्जाम पीडी अच्छी है, बहुत है। और अगर मंथली पढ़ते हैं तो घटना चक्र, प्रतियोगिता घटना चक्र जो इंदौर से निकलती है वो वाली। मुझे भी यही है कि सबसे ज़्यादा मुझे भी जो पर्सनली क्वेश्चन पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें और करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो मुझे लगता है कि जब जो 1 महीने पहले जैसा भैया ने भी बताया है कि एमपी के लिए एग्जाम पीडिया या जो वो तथ्यवान आती है, दोनों में से किसी एक को देख सकते हैं, और नेशनल के लिए स्पीडी को देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि स्पीडी पहले पेज से आखिरी पेज तक देखनी है, उसके स्पेसिफिक टॉपिक्स है। जैसे पहले पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ होती है, दूसरे तीसरे में भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, पूरा पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो हम पीवाईक्यू और ट्रेंड एनालिसिस करके हम देख सकते हैं। जैसे महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पोर्ट्स वाला पेज इंपॉर्टेंट होता है, तो इम्पॉर्टेंट पेज पढ़ें। और इकोनॉमी के लिए तो सिंपल है कि आर्थिक सर्वेक्षण मस्ट है, मतलब बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी डेटा है इम्पॉर्टेंट उसको एक पेज में लिखें और अपने टेबल पे, अपनी वॉल पे उसको चिपका लें। जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है उस टाइम से ही, जब हम उसे 3 महीने लगातार देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो हो जाता है और ऑप्शंस में हमें आंसर मिल जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से करें, डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एमपी के लिए आपने बताया नहीं, एमपी के लिए क्या कुछ स्पेशल या फिर यही परीक्षा धाम या फॉलो करना? परीक्षा धाम ही, वैसे मैंने तो परीक्षा धाम ही पढ़ी थी, तो परीक्षा धाम ठीक है एमपी के लिए। अगर एक ही बुक से हो सकता है कवर या फिर और भी कुछ यूज करना? जैसे कि 10 में से, मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 10 तो नहीं हो सकते, ये तो इम्पॉसिबल है किसी भी बुक से, कोई सी बुक से नहीं हाँ, होंगे। किसी से भी नहीं होंगे। बट जो हिंदी, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, जैसे 2 साल है, अभी आप यूजी बैच वाले हो, तो आप कोई जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से ऐड ऑन कर सकते हो, या पुणेकर भी मैंने देखी है, उससे आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम है तो फिर एक ही बुक परीक्षा धाम ठीक है।
जो इंग्लिश मीडियम पे जब जैसे सिलेबस चेंज हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को दिक्कत गई थी वो जो एंशियंट इंडिया का जो नया वाला पोर्शन है जो है कंसेप्ट एंड आइडिया। concept वन वाला ये तीर्थंकरास बोधिसत्व एंड एंशियंट इंडिया के मतलब जो थॉट्स है बहुत ज़्यादा उस पर दिक्कत गई थी क्योंकि मार्केट पे कोई बुक अवेलेबल नहीं थी। तो शायद प्रेप वैली ने एक इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने बुक निकाली भी थी लेकिन उतना ज़्यादा फैक्चुअल वो था नहीं जितना MPPSC पूछता है डायरेक्टली। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने ये जो एक एज इट इज़ जो पहली लाइन लिखी हुई है सिलेबस में, अभी मैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो सेम उस लाइन से ही एक वेबसाइट है और उसके अंदर पूरा एंशियंट डेटा दिया हुआ है। तो वहाँ से मैंने नोट्स बनाए थे। देन आई थिंक तीर्थंकरास की एक पूरी साइट चलती है अपनी, वहाँ पर उनके बारे में इंडिविजुअली दिया हुआ है तो आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो मैंने सारे ऑथेंटिक सोर्स फॉलो किए थे। मैंने अपनी फर्स्ट यूनिट के नोट्स खुद बनाए थे। सेकंड पूछते हैं IT के लिए, तो मुझे लगता है IT के लिए निर्माण भी अच्छी बुक निकालते हैं इंग्लिश मीडियम पे, मैंने उससे ही पढ़ा है। और बेसिक कंप्यूटर के लिए मैंने अरिहंत की इंग्लिश मीडियम की एक बुक आती है छोटी सी बिल्कुल पतली सी, वो ली थी। देन साइंस एंड टेक के लिए अगेन मैंने प्रेप वैली को फॉलो किया था क्योंकि साइंस एंड टेक का भी सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया था और उस टाइम पे मुझे लगा कि आई थिंक खुद से नोट्स बनाने जाएंगे तो काफ़ी सारा छूट जाएगा। फिर इकोनॉमी के लिए पूछते हैं तो इकोनॉमी के लिए मैंने ओमकार पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी 25 के लिए। प्लस इकोनॉमिक सर्वे मैं कुलदीप सरकार सर का एक पूरा वीडियो आया था इकोनॉमिक सर्वे पे, 10 से 15 लेक्चर्स की उनकी सीरीज़ थी जिसपे उन्होंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे MCQ वाइज सॉल्व करवाया था, जिससे मुझे 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज़ प्री पे आ गए थे। तो आई थिंक इसका क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगी क्योंकि अक्सर बच्चे जो इकोनॉमिक सर्वे उससे डरते हैं और इंग्लिश पे तो और ही ज़्यादा मतलब बड़ा सा ग्रंथ है, हमें ढूंढ के निकालना है, मटेरियल इतना मिल नहीं रहा है मार्केट पे, तो आप ऐसे ही किसी टीचर्स को पकड़ लो और कई बार वहाँ से फ़ायदा हमें हो जाता है। पॉलिटी के लिए तो मार्केट पे इनफ सोर्सेज हैं। पॉलिटी के लिए मेरे पास चेतन मीना की एक बुक है, उन्होंने इंग्लिश पे वो निकाली हुई थी और आई थिंक वो प्री प्लस मीन्स बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने सबने कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें, सबकी सिमिलर तो रही नहीं, तो आपने जो फॉलो की ये भी इनको करना चाहिए बाकी जो देख रहे हैं? इनमें से देख सकते हैं कि जो बेसिक चीजें कौन सी है। जैसे मान लो कि जो GS वाला बेसिक पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आपका प्री के पहले से तैयार हो जाना चाहिए। आप मध्य प्रदेश MPPSC दे रहे हैं तो प्री और मेंस दोनों के लिए अगर आप जब से भी तैयारी शुरू करें तो मतलब मेरा तो यही मानना रहता है कि आप मध्य प्रदेश तो रोज ही पढ़ें, मतलब 2 घंटे रिजर्व ही कर दें, मध्य प्रदेश पढ़ना ही है। प्री में भी और मेंस में भी वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए और वही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी। इसी संदर्भ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जब प्री की तैयारी करें तो याद रखने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है चीज़ों को। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो है हम लिंक के माध्यम से भी चीज़ों को याद कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन बना के, तो वो हमें लंबे समय तक चीज़ें याद रहती है। तो लिंक के माध्यम से याद करना चीज़ों को, तो मैं ये और बताना चाहूँगी कि ये कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं जैसे मैंने मध्य प्रदेश का सोर्स नहीं बताया इंग्लिश मीडियम के लिए, तो जैसे मैं इवन तो इंग्लिश मीडियम हूँ लेकिन मैं परीक्षा नाम भी फॉलो करती हूँ क्योंकि बाकी सारी बुक्स पे शायद वो इतना ज़्यादा वो नहीं लिखते कि आपको गारंटी नहीं देते ऑथेंटिसिटी की कि सही है गलत है। लेकिन तब भी एक बुक है TMH की MCQ आती है। TMH की थ्योरी मैं मतलब सजेस्ट उतना नहीं करूँगी क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा है उससे। आप TMH की MCQ लगा लें तो उससे आपका जो पोर्शन है, जैसे मध्य प्रदेश हिंदी में भी बच्चे पढ़ लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, पर उनको दिक्कत जाती है हिस्ट्री वाले पोर्शन में जहाँ टर्मिनोलॉजी आ जाती है ज्योग्राफी वाले पोर्शन पे, तो उसके लिए आप TMH फॉलो कर सकते हैं। एक और चीज़, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पढ़ते तो हैं बट भूल जाते हैं, याद कैसे रखें, आप कैसे याद रखते थे। तो इसके लिए हम ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि सुबह के 2 से 3 घंटे हम रिवीजन के लिए रिजर्व कर दें कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पुराना पढ़ा है उसे ही रिपीट करना है और बाकी दिन भर हमारे पास है, हम नई यूनिट्स पढ़ सकते हैं, नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। बस जो पिछला 1 हफ्ते में हम जो पढ़ा है हमने उसे सुबह के 2-3 घंटे रिवाइज करते चले और क्वेश्चन लगाते चले, तो इससे चीज़ें याद हो जाती इजीली। जैसे कि आपने एक बात बोली थी कि क्या हम लोगों ने जो फॉलो किया है वो सभी को वही फॉलो करना चाहिए, तो मैं इसमें ये कहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अपने उसके अनुसार बनाए, अपने लिए बुक निर्धारित करें कि मुझे इससे पढ़ना है, इन चीज़ों से इसको कवर करना है, तो वो अपने अनुसार अगर करते हैं तो ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी अगर वो बनाते हैं। एक दिक्कत जो आ रही है ना कि अभी कोई मार्केट वाला, जैसे किसी ने फर्स्ट एडिशन निकाला, सेकंड थोड़े दिन बाद निकाल देगा, साल भर बाद, तो व्यक्ति क्या करता, उसको अच्छे से पढ़ता ही नहीं, उसके बाद फिर उसको दूसरे को ले आता। तो ये चीज़ें कितना सही है और गलत है ये चीज़? बिल्कुल, तो ये चीज़ें तो मैं कहूँगी कि बहुत हद तक सही नहीं है क्योंकि हम फिर भागते रह जाते हैं और जो है एक स्पेसिफिक सोर्स पे अगर हम टिकते हुए आगे बढ़े
तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक भी हम ये भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मध्य प्रदेश MPPSC के लिए देख रहे हैं तो परीक्षा धाम अगर हम पढ़ रहे हैं, साथ ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लगाते हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो उससे नहीं बैठते हैं, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल MP इकोनॉमी के लिए, तो उसमें वो इतना सफिशियंट नहीं है कि हम उसमें MP इकोनॉमी के क्वेश्चन में उस चीज़ को अप्लाई कर लें। वीडियो सीरीज़ जो रहती है, जैसे पूरे MP का किसी ने इकोनॉमिक सर्वे एनालाइज करवा दिया है तो आप उसको पूरी तरीके से देख लें, साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव लगा लें, तो वो आपका एकदम बहुत बेहतर तरीके से वो पूरा कवर हो जाएगा। मैं जैसे तो स्मार्ट स्टडी मैं कहूँगी कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, अपनी जो है वो स्ट्रेटेजी खुद बनानी चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ये मेरे साथ हुआ है। जैसे परीक्षा धाम का नया एडिशन आया, पहले मेरे पास पुराना एडिशन था, नया आया तो मैं वो भी खरीद के ले आई, फिर नया आया तो मैं वो भी खरीद के ले आई। लेकिन आज भी जब मैं पढ़ती हूँ तो जब अगर मैं पुराना टॉपिक पढ़ रही हूँ तो पुरानी बुक खोलती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो मतलब छपी हुई है वो चीज़ें कि वो यहाँ ऐसे लिखा है ऐसा लिखा है, तो मुझे लगता है कि अब पुराने में ही ऐड ऑन कर लो। वो तो बढ़िया से वो ऐड ऑन वाला निकालते भी हैं, क्योंकि आप नया ला भी लोगे तो आपने जो 2-3 बार पढ़ लिया है ना, वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा पढ़ने में एज़ कम्पेयर टू नई बुक। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है। 23 का टाइम पे मैंने पुराना एडिशन लिया था, फिर 24 में नया एडिशन आया। ज़्यादातर वो क्या करते हैं कि कुछ नई चीज़ ऐड ऑन करनी है तो वो ग्रुप में डाल देते हैं कि ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, बट 24 का एडिशन उन्होंने निकाला तो बोला कि अब ऐड ऑन नहीं कर सकते, अब आपको बुक ही खरीदनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा। पर फिर भी मैंने किसी से बुक बोरो की कि मैंने कहा आपकी बुक दे दो, और पूरा एक एक पेज मैंने मिलाया कि सेम है अलग है, और जो नया मिला उसको पूरा ऐड किया था मैंने। बहुत मेहनत हो गई। और आज भी वो बुक रखी हुई है। और इवन हम ज़्यादातर लोग को देखते हैं जो पुराने टाइम से दे रहे हैं, आज भी उनके पास एकदम काली सी कलरफुल सी खराब से पन्नों वाली बुक्स होती है और वो उनसे ही रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमेशा उनसे ही पढ़ा है, उनमें ऐड ऑन की और वो चीज़ें याद हो जाती है। तो ये तो है कि बुक्स बार बार नहीं चेंज करनी चाहिए, हो सके तो ऐड ऑन कर लेना चाहिए। कोई यूनिट ऐसी जो आपको परेशान करती थी? परेशान ये नहीं कि जैसे याद नहीं होता ना, मुझे हाँ टफ बिल्कुल, लगता है। इकोनॉमी वाला था एक तो MP जो इकोनॉमी वाला हाँ। पोर्शन। और 24 में जो न्यू जनजाति वाला पोर्शन आया था, और जब वो निर्माण की बुक देखी थी तो देख के डर लग गया था पहले तो कि ये क्या हो गया है। अब तो लोगों बट ने फिर रखी है उसके लिए जो ट्रिक मैंने अपनाई थी वो थी कि मार्केट में जो मतलब ऐसा हो गया था कि एक ही यूनिट के 10 अलग अलग टेस्ट सीरीज का एक बंच बना के देते थे। तो मैंने इकोनॉमी के लिए और जनजाति वाली के लिए और जो हिस्ट्री का नया पोर्शन है, 3 टॉपिक्स के लिए 3 बंच लेके आई थी 10-10 टेस्ट के, कि ठीक है टेस्ट लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं लगाते लगाते ही मुझे याद हो जाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काम आई थी। पढ़ने का अगर बताओ आप लोग तो कितने घंटे पढ़ते थे? सब अपना अपना का कुछ बताओ। मेरा तो बहुत एवरेज स्टडी टाइम था, मैं 5 से 6 घंटे, अगर मैं 10 घंटे बैठ रही हूँ तो 5 घंटे या 6 घंटे ही पढ़ पाऊंगी, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो मेरी कैपेसिटी भी है ग्रैस्प करने की। तो 5 से 6 ऐसा। अगर नहीं, अगर आप 6 घंटे बैठे हो तो 6 घंटे पढ़ाई होगी, ये पॉसिबल ही नहीं। आप 10 घंटे बैठे हो तो आपकी 6 घंटे पढ़ाई होगी। उसके बीच में मोबाइल वगैरह भी चलाना होता है, तो मतलब वो तो कम है। हाँ, और मुझे लगता है कि जैसे मतलब मेरा ऐसा रहता था कि अगर पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ो, मतलब कि मैं कभी वापस रूम पर नहीं जाता था। एक बार सुबह लाइब्रेरी आ गए लगभग 6:30-7 बजे, अब मैं डायरेक्ट एक बार खाना बनाया खाया, मतलब ये था कि 1-1.5 घंटे में मैं फ्री हो जाता था। खाना बनाना, खाना, नहाना धोना जो करना है, और वापस लाइब्रेरी में ही जैसे जो नैप लेते हैं खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की लाइब्रेरी में ही नैप लो, फिर पढ़ो, 1-2 घंटे बाद चाय पीने जाना है, चाय पी लो, वापस आके बैठो, और फिर वही रात में एक बार फिर से खाना बनाना, खाना, और बस वापस आके फिर 12-1 बजे तक फिर लाइब्रेरी में बैठना। तो इससे रहता है कि आप माहौल में रहते हैं। पढ़ना तो ठीक है कि भाई थोड़ी बहुत कम पढ़ाई होगी, ज़्यादा पढ़ाई होगी, बीच में ऐसा भी दिन भर में 1-8 घंटा तो कभी आता ही है कि 1-8 बार पढ़ाई नहीं होगी। तो हम लाइब्रेरी में बहुत सारे दोस्त रहते थे, किसी टॉपिक पे एक बार बात कर ली कि यार इस टॉपिक में ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही, ये वाला याद नहीं हो रहा, समझने वाली कोई चीज़ है तो उस पर डिस्कस हो गया। तो ये रहता है कि आप रिफ्रेश भी हो जाते हैं, और पढ़ाई की ही बातें कर रहे हैं तो वो भी पढ़ाई में ही आएगा। मेरा भी मनोज भैया जैसा ही था कि एक बार लाइब्रेरी गए तो फिर सिर्फ खाना खाने आती थी लगभग 1-1.5 बजे, और खाना खाया और फिर वापस तुरंत चले जाती थी। नैप लेनी है तो लाइब्रेरी में ही नैप लेनी है। चाय तो मैं पी नहीं थी उस टाइम पे बाहर जाके, वो पूरा टाइम लाइब्रेरी में। और मैंने ऐसी लाइब्रेरी चूज़ की थी जो मेरे रूम से बिल्कुल पास थी और जहाँ मेरा एक भी दोस्त नहीं था, मतलब कोई फ्रेंड ही नहीं थे, मैं किसी को जानती ही नहीं थी। जबकि मैं 2.5 से 3 साल हो गए मेरे को उस लाइब्रेरी में जाते जाते, मैंने ना किसी से बात की ना किसी को दोस्त बनाया। बस मेरा एक ही था कि यहाँ किसी से पहचान नहीं करनी है, बस जैसे उठ के जा रहे हो नींद में कुछ भी पहन के एकदम कम्फी वैसे करके लाइब्रेरी चले गए। किसी से पहचान है नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, कैसे भी लग रहे हैं। बस ये रहता था कि यहाँ आके पढ़ना है पूरे टाइम। अगर फ़ोन चलाना है तो वहीं बैठ के अकेले फ़ोन चला लिया, और बोर हो रहा है तो घर पे बात कर ली,
बीच में अगर कुछ मन कर रहा है खाने का तो पास में शॉप है, लेके आ गए, खा लिया। मतलब पूरा वही जीवन हो गया था लाइब्रेरी, स्पेशली जब प्रीलिम्स आता था और मेंस आता था। बाकी तो साल भर तो पढ़ाई कम हो भी जाती है, वो तो सबको पता ही है। मैं भी यही सोच के लाइब्रेरी ज्वाइन करता था कि अब नई वाली लाइब्रेरी जाना, और किसी से दोस्ती नहीं करता था और मैं पूरी लाइब्रेरी से दोस्ती कर लेता था। हमारे साथ ऐसा था प्रीलिम्स के टाइम पे, हम लोग का 10-15 लोगों का एक ग्रुप था और चाय के टाइम पे रहता था कि 10-10 क्वेश्चन सब बना के लाएंगे ये वाले टॉपिक बढ़िया। तो मतलब मुझे लगता है कि जो 22-24 का जो मेरा प्रीलिम्स का जो स्टॉर्मिंग हुई थी वो ये वाली प्रोसेस से हुई थी कि 15 लोग हम लोग जा रहे हैं रात शाम में 5 बजे चाय पीने, आधे घंटे बढ़िया से डिस्कशन होता था, 10 क्वेश्चन एक टॉपिक के एक के बाद एक के बाद एक, तो प्रेशर भी रहता था, कभी क्वेश्चन पूछेंगे 15 लोग खड़े हैं, बनेंगे नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा है। पढ़ लो पढ़ लो, वो एक प्रेशर रहता है। मेरे साथ भी यही है कि पेरेंट्स ने हमें यहाँ पे भेजा हुआ है, आपको पढ़ना है, खाना पीना और सोना है, बस इतना ही आपको काम करना है। तो ये चीज़ भी आपने जैसे पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, मुझे ऐसा लगता है कि घंटे मैटर नहीं करते, आपकी क्वालिटी जो है वो पढ़ाई की ज़्यादा मैटर करती है। जो है पढ़ाई के लेके डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है, अगर मैं कहूँ तो, कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे मैंने कहा कि घंटे मैटर नहीं करते, क्वालिटी वो कैसे आएगी। तो वो है कि आप उसमें मेडिटेशन जो है वो कर सकते हैं, अपना एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मेडिटेशन करके आप फोकस्ड हो सकते हैं पर्टिकुलर आवर्स के लिए, जितने भी आप पढ़ें, तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा। अगर भाई नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहे हो, इस रील को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप रिजनेबल प्राइस में, चाहे आपको प्री का नोट चाहिए, मेंस का चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, घर बैठे सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो भी रिजनेबल प्राइस में। नीचे आपको नंबर दिया है, इस पे आप एक मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको घर बैठे सारी चीजें मिलने वाली है। अच्छा, सीट आप लोगों की फिक्स रहती थी, जैसे रहता है ना रिजर्व करके रखते हैं? हाँ, बिल्कुल सीट फिक्स रहती थी। घर बसा हुआ है सीट घंटों के लिए मैं एक चीज और करती थी कि सुबह गए, एक स्टिकी नोट निकाला, उसमें लिख दिए 5 टॉपिक कि ये 5 टॉपिक मेरे खत्म होने हैं, और वो पेज सामने चिपका हुआ है। दिन भर उस पर रहती थी कि उस पर टिक कर दिया, मतलब अच्छा लगता था कि ठीक है, 1 काट दिया, 1 हो गया, 2 काट दिया, 3 काट दिया। और जब रात को जाते थे, अगर वो कटे हुए रहते थे तो एक अलग सेटिस्फेक्शन रहता था कि चलो आज अच्छी पढ़ाई की। और कभी वो छूट जाता था तो गिल्ट भी लगता था, यार ये नहीं हुआ या ये होना चाहिए था। सेम ये चीज़ मैं भी करती थी, बस मेरे पास एक डायरी रहती थी छोटी वाली, उस पर मैं टॉपिक्स लिख के काटती थी कि आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और मेरा ऐसा होता था कि मैं जो सिलेबस होता था प्री के लिए स्पेशली, तो वो ऐसा पूरा हेडलाइन कर देती थी या निशान लगा लेती थी कि अच्छा हाँ ये मेरा पढ़ के हो गया है, अब मुझे दूसरी चीज़ों की तरफ जाना है। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो इतना कवर हो गया है, और एक प्रेशर भी रहता है कि हाँ इतना कवर कर रहा है हमें, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है अगर करते चले हम। एक चीज़ और जैसे कि वो 2 घंटे जो आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, आप उस पर खुद को कितना काम एंड कंपोज रखते हैं, वो आपका पूरी एंटायर ईयर आपका वही डिसाइड करता है। क्योंकि अभी 25 के प्रीलिम्स में मेरे साथ ये हुआ था कि एक क्वेश्चन का मैंने गलती से जो सर्कल है वो गलत भर दिया था, और बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था कि वो 14 स्टेट एंड 6 यूटी वाला और उसका मैंने गलत भर दिया। और मेरे दिमाग में मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गई, मेरे दिमाग में आया भी कि मैं दूसरी OMR मांग लूँ या मैं कुछ कर लूँ या मैं रोने लग जाऊँ। पर फिर मैंने खुद को काम किया कि ठीक है, क्योंकि दिमाग में ये चलता है कि एक क्वेश्चन से आपको प्रीलिम्स रुक गया तो क्या, क्योंकि वही चीज़ है। तो पर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि अगर 81 कट ऑफ गया तो तुम्हारे 81 ही आने थे, 85 आ जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत हो गया 84 आ गया। मैंने खुद को 15 मिनट वहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा समझाया, फिर खुद को काम रख के मैंने आगे किया। और फिर OMR से रिलेटेड मेरे साथ भी एक मिस्टेक हुई थी। मैंने अभी तक 6 प्रीलिम्स दिए हैं और 5 क्लियर किए हैं, लेकिन जब 2022 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो वो जो टाइम था वो मेरा टाइम की वजह से हो गया था। मैंने टाइम को सीरियसली नहीं लिया कि हाँ इतना टाइम तो होता है, हम कर ही देंगे, लेकिन हमें 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले ही OMR को भरना स्टार्ट कर देना चाहिए। मेरे साथ भी हुआ था 23 में यही चीज़। पहला था, आइडिया नहीं था कि कैसा क्या टेस्ट सीरीज जैसा बताया था कि उतना सीरियसली हम नहीं देते, जाते हैं 1 घंटे में करके आ गए। 1 घंटा वैसे पहले जाते थे कि कंपटीशन चलता था कौन पहले करके आएगा। अब वहाँ जाके हुआ कि जब टाइम आया, जब बात आई कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनका कैसे तुक्के लगाए, तो उस टाइम पे मतलब गोले ही नहीं, मतलब लग रहा है ये सही है ये सही है। लास्ट मिनट हो गया, 1 मिनट बचा है, मेरे 10-15 क्वेश्चन बचे हुए हैं लगाने को, और मैं ये सोच रही हूँ कौन सा लगा हुआ है, पूरी घबरा गई हूँ। फिर मतलब जल्दी शिविर भरे, शिविर करने लग गई हूँ। उधर मैम बोल रहे जल्दी करो। फिर क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे, देखा ही नहीं कि क्या क्वेश्चन है, जो हमारे में जो गोला देखा बस भर दिया मैंने। तो ये चीज़ मुझे इतना रिग्रेट हुआ जब मैं मतलब सेकंड पेपर जब हम देते हैं CSET का, उसको देते टाइम मुझे इतना बेकार लग रहा था, मतलब पता नहीं था कैसा गया पहला पेपर, पर उस टाइम पे मेरे को बहुत रोना आ रहा कि ये मैंने सब खराब कर दिया, इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की,
वो मैम को लग रहा है मैं बीमार हो चुकी हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो पर लकीली ऐसा हुआ कि बाकी क्वेश्चन ठीक थे तो प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो गया, बट ये मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए। मनोज भाई आपके साथ तो नहीं हुआ होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, मेरे साथ में ये नहीं हुआ। होशंगाबाद से हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था तैयारी को लेके, तो हम OMR मैनेजमेंट एक पूरा प्रोग्राम होता है, उसमें मतलब मैं 2-3 घंटे समझा भी सकता हूँ कि आपको उस 2 घंटे में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मतलब जो पेपर है वो आपको 4 स्टेजेस में करने चाहिए कि जो आपसे बन रहे हैं 1 से 100 तक आ जाओ। शुरू के 40 मिनट 45 मिनट में आपको जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस वाले सवाल रहते हैं, इबारत वाले सवाल जो रहते हैं, वो नहीं पढ़ने हैं अभी। एक बार जो 1 लाइनर फैक्चुअल टाइप के सवाल हैं 100 तक आ जाओ 40-45 मिनट में। और मतलब मुझे लगता है कि जैसे यशस्वी ने बताया, मंतसा ने बताया कि आप पेपर सॉल्व कर लेते हो फिर OMR भरते हो, तो उसमें आखिरी में डर रहता है कि छूट जाएगा। आप एक गोला, एक प्रश्न पढ़ो, आंसर डिसाइड करो कौन सा है और गोला भर लो तुरंत। तो इससे क्या एक मतलब हम क्या साइकोलॉजिकली आपको रेस्ट मिलता है। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आंसर सोचा, गोला भर लिया, ये इतने में आपका दिमाग रेस्ट कर लिया। ये वाली प्रोसेस मैं भी फॉलो हाँ, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप उतने ही एनर्जेटिक रूप से अगला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा, जो आपको लग रहा है कि यार ये 2 ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से है, उस पर कुछ जो भी आप निशान बनाना चाहें, मैं क्यों बना देता था, इसको अब अगली बार में देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल नहीं पता, तो उसमें पढ़ने में ज़्यादा समय भी नहीं देना, क्योंकि हो सकता है कि इसका कोई ना कोई लिंक आगे किसी सवाल में हो। ये कहीं ना 2-4 बार ऐसा हो सकता है। आपको पता होगा एक बार बोधन दहुआ वाला क्वेश्चन आया था, वो वाला क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहा था और वो मेरे दोनों क्वेश्चन सही थे क्योंकि वो दोनों रिलेट हो रहे थे। हाँ, और बहुत सारे लोगों ने दोनों ही गलत लगाया है क्योंकि पहले गोला भर दिया और हमारे ओम भैया हैं एक, वो अब तो SDM है, तो उन्होंने बताया था कि अगर गोला गलत भर जाए तो क्या करना चाहिए। तो बता देता हूँ यहाँ मैंने एक आध जगह और बताया कि सबसे पहले गोला गलत भर चुका है, अभी निकिशन होता है, तो आप एक काम करें, थोड़ा सा उंगली को गीला करके और उस पर रख दें। OMR जो होती है वो मोटे पेज की होती है, आप थोड़ी देर रख देंगे वो गीला हो जाएगा क्योंकि आपने पेन से भरा हुआ है, अब वो उभर जाता है। आप नाखून इतना बड़ा रख सकते हैं और धीरे धीरे उसको चारों तरफ से कुरेद लें, पता भी नहीं चलेगा कि वो आपका गोला भरा था कि नहीं। और जो OMR की जो रेज होती है वो जहाँ आपने ज़्यादा पेन चलाया वहाँ डिटेक्ट करती है वो, तो जो आपने निकाल दिया आप डिटेक्ट नहीं करेगी। आप अगर वो फट भी जाता है ना तो टेंशन नहीं लेना, डिटेक्ट करेगी नहीं। अब जो अगला गोला भरोगे आप उसको डिटेक्ट करेगी तो कोई टेंशन नहीं है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, गलत तो हो गया अपना, है ना? अब गलत तो हो चुका है, अब इसको कैसे करके सुधारना है तो ठीक है, नहीं सुधर ठीक है। अगर जैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर OMR थोड़ी सी हो भी जाती है तो एक आध बार तो मेरे हाथ छेद भी हो गया उसमें और मैं एक आध बार तो करके आता था कि भाई अपने को ये आता है तो अपन एक आध गोले को चेंज कर भी देते थे, तो ऐसा रहता है। हाँ, ये वाली ट्रिक मैंने भी एक बार, ये चीज मुझे किसी ने बताई थी कि उसने कुछ तो गलत किया ये होशंगाबाद वाले ही बता सकते हैं। हेयर क्लिप का यूज, नाखून ने हेयर क्लिप जो होती है हाँ। वैसे अलाउड नहीं होता, बट अगर बाई चांस आपके पास है तो वो थोड़ी सी नुकीली होती है, तो थोड़ा सा आप एक आध डॉट या कुछ हो गया है तो आप थोड़ा सा उसको निकाल सकते हो तो वो निकल जाता है। आयोग वाले के पास आपकी बात जाएगी। नहीं तो उसमें आयोग का भी ये है कि भाई OMR बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है तो वो बदल सकते हैं। और ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, ऑनलाइन में आप कितनी भी बार ऑप्शन चेंज कर लो, वहाँ तो ऑप्शन है, ऑफलाइन में नहीं है, तो ऑफलाइन में मैंने ऑप्शन दे दिया है, ऐसा कर सकते। अगर कोई सुधार करना चाहे, मान लीजिए आप बोर्ड के मेंबर है 4, हाँ मेहरा जी की जगह जी, आप 4 हैं और सब अपने आप में बड़ा अनुभव रखते हैं, क्या चीज़ लाएंगे प्री में, क्या सुधार करेंगे आप? जो क्वेश्चन डिलीट वाला जो सिस्टम है कि लाइक बोनस मार्क्स सबको मिलने लगे हैं, चलो पहली बात तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन ही ऐसे बनाने चाहिए कि आपको डिलीट करने की नौबत ना आए। बट ठीक है, हमारे बच्चों की भी इतनी गलती है कि एक क्वेश्चन में पता नहीं 10-12 आंसर लेके पहुंच जाते हैं, जितने तो ऑप्शन में भी नहीं रहते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन की हम क्वालिटी थोड़ी और सुधार सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन तो अच्छे आते हैं बट वो जो 4-5 क्वेश्चन में हमेशा पैच अड़ जाता है वो चीज़ ना हो, उसके लिए हम सुधार कर सकते हैं। आपका क्या सुझाव है? मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में है लाइक हमारी प्रिपरेशन, पढ़ाई, उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आयोग सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। तो फिर मेरा वाला नहीं जाएगा वहाँ तक, टेंशन मत लो, ठीक है। कोई ना, इतना समय नहीं है उनके पास, वो भी अपने काम में बिजी है। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना गलतियाँ तो उनको भी पता है कि क्या है। और ऐसा है कि तो बच्चे समझ के माफ कर देंगे, हम तो सुझाव दे रहे हैं, हमारा को जो परेशानी आ रही है। बच्चे ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, 4 ऑप्शन वहाँ है लेकिन यहाँ से आपके पास 12 आंसर जाएंगे कि नहीं इसका तो ये था, ये था, तो ये चीज़
सीटों को लेके एक है कि जैसे कि बहुत कम सीटें आती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि तैयारी नहीं करते, बहुत कम सीटें आई हैं। जैसे 2024 और 25 के दौरान जनरली ये चीज़ हुई है। तो मेरा ऐसा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 110 तो सीट है, चलो प्रीलिम्स तो निकल गया, मेंस की तैयारी मत करो, क्या ज़रूरत है करने की। लेकिन मैंने बोला था कि 110 सीट है ना, एक मेरी है, दैट्स इट, और आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और वो चीज़ इसी बात पे मैं बता रहा हूँ कि मैं 2022 में कितनी पोस्ट आई थी? 392 हाँ, मैं ठीक बहुत है, कॉन्फिडेंट लगभग 450 के आसपास सीटें थी, और एक बार 2019 में 550 सीटें थी। उस दोनों में अपना नहीं हुआ, लेकिन 96 पे रिजल्ट आया है 2024 का, उसमें अपना रिजल्ट था। तो पोस्ट बहुत मैटर नहीं करती, आपकी तैयारी मैटर करती है कि क्या करना है। और ठीक है, वही बात है कि आप डरोगे तो जियोगे कब, तो डरना नहीं है। डर से एक चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि आप खुद को जितना प्रेशराइज करोगे ना प्री के पहले कि निकलना ही चाहिए, निकलना ही है, तो उतना ज़्यादा आप ब्लंडर करोगे एग्जाम में जाके। और आई थिंक वो उतना ही आपको, अब जितना खुद को फ्री छोड़ दो। जैसे मैं क्या करती थी ना, मैं प्रीलिम्स के जब मुझे डर लगने लगता था 5-6 दिन पहले कि पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा होगा नहीं होगा, तो मैं 10 मतलब 2-4 बैकअप प्लान बना लेती थी कि नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। तो उससे थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है वहाँ पर, आगे और ऑप्शन है। तो ऐसे आप थोड़ा फ्री फील करोगे, क्योंकि प्रेशर आप लेते हो जितना, वो उतना ही आपको नीचे खींचता है। तो निकिशा ने जो बात कही, इसमें हमारे ओम भैया थे, वो ये बोलते थे कि जब तक बेटी बाप के घर रहती है ना, मतलब बेटी मायके में रहती है, तब तक हम सुधार कर सकते हैं। भाई अगर वो रोटी जला रही है तो भाई तू यहीं जला ले, मायके में अभी सब्जी में नमक कम ज़्यादा डाल रही है तो यहीं कर ले, ठीक है। तो मतलब आपको जो प्रैक्टिस करनी है पेपर के लिए वो पहले ही कर लो। टेस्ट में जो गलतियाँ कर रहे हो वहीं पकड़ लो, जो याद करने के लेवल पे, समझने के लेवल पे, वो पहले ही कर लो। जब आप एक बार ससुराल में चले गए, मतलब जब आप एग्ज़ाम देने चले गए हो, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ नए प्रयोग ना करें, तुरंत जो करना है पहले ही कर ले। और एग्ज़ाम में जो आपने पहले तैयार कर चुके हैं कि हमको ऐसे ऐसे करना है, वो उन 2 घंटों में करें। और एक चीज़ जो मतलब प्रीलिम्स के एक दिन पहले रात को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि तुक्का ऐसे लगाए, लेट से अपना ए लगा दे, जो नहीं आ रहा उसमें ए लगा दे, जो थोड़ा कंफ्यूज है सी ऐसे बहुत सारे एक दिन पहले ही आता है, उससे पहले नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए। मेरे दोस्त लोग हैं, उनने बताया कि ठीक है, उनने ये ट्रिक अपनाई तो पूरा काम सही चलेगा। बोले इससे अच्छा है कि बहुत सोचे, जिसमें थोड़ा भी लग रहा है कि ये हो सकता है उस पर जाए, रेदर देन कि ए लगा दे या सी लगा दे। तो देखो तुक्का यशस्वी ने बताया, आप कैसे लगाएंगे तुक्का ये निकिशा? तुक्का मुझे लगता है कि मैं ना हमेशा 2 ऑप्शन के बीच में फंस जाती हूँ, और फिर मुझे जो मेरा इंट्यूशन कहता है कि यही है मैं लगा देती हूँ तुक्का उस पे। चलो मंत्र साहब कैसे लगाएंगे? तुक्का मैं तो सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेती हूँ, फिर जो नहीं आता उसमें तुक्का ही लगाना रहता है। तो वो हाँ, एलिमिनेशन मेथड में अपनाती हूँ। पहले तो कोशिश करती हूँ कि जो 2 क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट कर दूँ, लास्ट के 2 जैसे निकिशा ने बोला वही चीज़ रहती है। तो बहुत हद तक उसको जोड़ तोड़ करके लिंक्स के माध्यम से, मैं ये कहूँगी कि पढ़ते टाइम ही हमें लिंक बना लेनी चीज़ों की, क्योंकि जब ये चीज़ आती है हमारे सामने तो वो बहुत बेहतर रहता है एलिमिनेशन करना हमारी। तो वही चीज़ है। पता है कुछ क्वेश्चन में तो चल जाता है, पर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द वो आ जाते हैं, तो उस पे मैं मंत्र लेती हूँ कोई भगवान का, श्री कृष्ण जिसमें गया वो तो मैं तो करता हूँ कि देखो अपन ने सब लगा लिया कि चलो 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही हैं कि जिनमें ना लिंक लग रही है, ना वो एलिमिनेट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उस पर ये रहता है कि आपने जितने क्वेश्चन लगा चुके हैं, मान लो 95 लगा चुके हैं अब बचे 5, तो 5 में सबसे ज़्यादा ऑप्शन किस में लगाया आपने? जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले रहते हैं वो उनका कहीं ना कहीं नब्ज होती है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे ज़्यादा आंसर डालते हैं वो। तो पूरे 95 क्वेश्चन में से देख लें कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, उसको तुक्का मारेंगे तो ज़्यादा सटीक बैठ सकता है वो। जय माता दी वगैरह। हाँ वो ठीक है, नहीं जिसका भाई सबको आ रहा, तो देव में भरोसा है उसमें कोई। है कि वो तो नहीं आएगा, 1/4 सबकी प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा होता तो कुछ बोलते हैं कि ए लगा दो या बी भी लगा दो। मेरे साथ तो वो भी वर्क नहीं किया था 1-2 एग्जाम में। तो वो ऐसा रहता है कि जैसे हमारे होशंगाबाद में तो कहते हैं जय हो माई की तो चिंता काई की, लगा दो बस। हाँ मैं तो कोई सिल्ली से सिल्ली लिंक ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कुछ तो कहीं से कैसे भी जुड़ जाए, और भले ही उसका कोई सेंस ना हो, बट मन में सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है, और वो लिंक जोड़ के टिक लगा देते हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से तुक्का लगाती हूँ मैं, हमेशा गलत होता है, और जो ऐसे ही लगा दिया वो सही निकल जाता है कि एक मैं अपना बताऊँ, पहले ऐसा एग्ज़ाम कुछ दिया था मैंने ऑनलाइन, तो उसमें क्या करता, मैं ऑफलाइन ही था शायद, तो उसमें क्या आंख बंद कर लेता
और वहाँ पे हाथ रख देता है, जहाँ पे हाथ रख देता है। अच्छा, वो क्वेश्चन सही हो। ठीक है। मेरी मम्मी बोलती मतलब महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम मैंने भेज दिया था, पढ़ा कुछ नहीं था, तो मम्मी बोलती चले जा, बस दे दे, क्या जा रहा नहीं जाएगा। और बोली श्री गणेशाय नमः बोलना और लगा देना। और फिर उसमें नंबर अच्छे आ गए मेरे, 181 मार्क्स थे। तो बोलती देख बोला था ना वो काम कर गया, मुझे बोला था कि ऐसे। जब पेपर शुरुआत करने से पहले कुछ लिखते हो पेपर में? श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः ये बोल करके के करना सोच के सोच उस पे लिखते नहीं है, बस मन में जरूर सोच लेते हैं पेपर खोलने से आप पहले कि जिसे भी नजर मानते पड़े। हो उसको याद करके, मम्मी पापा को याद करके फिर एक चीज और मैं गलती बताना चाहूंगी। मैंने क्या किया था, जब प्रीलिम्स दे रही थी तो मैंने पहले में क्वेश्चन देखे, मोटे मोटे कुछ भरा नहीं, ऊपर ऊपर सारे क्वेश्चन पढ़े, लगा लिए और तुरंत गिन लिया कि मुझसे कितने एग्जैक्ट बन रहा है। और मुझसे लगभग 65 क्वेश्चन, मतलब जो एकदम पता थे, मुझे एक भी कंफ्यूजन नहीं था। और वहीं सोच लिया अब तो मेरे 65 आ रहे हैं, अब तो मेरा तो नहीं होगा। और सारे दोस्तों का सोच लिया इसका भी हो गया होगा, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया होगा। और मैं पूरा पैनिक हो गई थी वहीं पे कि अब मेरा नहीं होगा, अब तो कोई मतलब नहीं है पेपर देने से, अब तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा वो करा। फिर मैंने खुद को काम डाउन किया, समझाया कि ठीक है अब लगाते हैं जो भी है। फिर मैं वो देखे भी आई थी अच्छे से और फॉर्चुनेटली वो मेरा निकल भी गया और अच्छे मार्क्स से निकला। बट ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वहाँ एकदम काउंट नहीं कर लेना चाहिए कि इतना बन रहा है, इतना नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ मतलब गलत सी हो साइड जाती के है। पेपर से पहले तक आपको करना नहीं चाहिए, बट मैं कर लेती हूँ 2 घंटे की गैप में। मुझे पूरा पता होता है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे दोस्तों के इतने आ रहे हैं, मैं सबसे। अच्छा, एक और चीज़, तैयारी करते हैं उस दौरान हम घर जाते हैं, आसपास के पूछते हैं, घर वाले भी पूछते हैं क्या चल रहा है बेटा, कब निकलोगे, कब अधिकारी बनोगे, क्या जवाब रहता था आप लोगों को? इसका मैं आंसर देना चाहूँगी। मेरी छोटी बहन है, 2 साल छोटी है मुझसे, उसकी जॉब मुझसे पहले लग गई थी, ऐसे ही लग गई थी मतलब, ठीक है ये दबाव ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा। तो जब मैं उसके साथ में जब मैं जाती थी, लाइक उसको बहुत, ऑफकोर्स वो बहुत मेहनत करती है, वो बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी लाइफ पे सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई इंसान देखा तो मेरी बहन है। मैंने उससे ज़्यादा अपनी लाइफ पे किसी को पढ़ते नहीं देखा। तो जब मैं उसके साथ पे गाँव जाते थे हम लोग, तो मुझे लगता था मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। सब काजल 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 काजल, और उसको ये चीज़ समझ में पड़ती थी बहुत ज़्यादा। तो वो हमेशा मतलब साथ पे रहकर, मतलब उसको पता था कि उस टाइम पे मेरे पे कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ गया था। मतलब घर वाले आपको समझते हैं, बट हर एक रिलेटिव को समझाना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना। इवन मुझे तो बोल भी दिया था किसी ने कि आप तो बड़ी हो, बहुत ज़्यादा टाइम से पढ़ रही हो, छोटी वाली की नौकरी लग गई, तो अब किसको हम समझाते, क्या क्या बोलते रहेंगे। तो उस टाइम पे शांत रह लो, क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है तो सब ऐसे बदलते हैं कि पता ही नहीं चलेगा। तो मैं ऐसा रहता था कि मैं मतलब घर जाता था तो शाम में ऐसे टाइम जाता था कि शाम में पहुंचना है, किसी को नहीं दिखे, और अगले दिन शाम में निकलना है ताकि कोई दिखे ही नहीं, गांव में भी और आसपास भी, तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि अपन आए थे कि नहीं मैं आए थे। सॉल्यूशन के स्तर पे एक चीज़ कहूँगी कि आपको कोई भी बोल रहा हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बोलेंगे ही वो, तो क्योंकि बहुत तैयारी के लिए हमको कम से कम कुछ साल तो निकालने ही होते हैं, और अगर कोई कुछ बोलता है तो हमको उसको अवॉइड करना चाहिए, बोल देना चाहिए कि हाँ ठीक है हम तैयारी कर रहे हैं, चल रही है तैयारी, हो जाएगा। और अपने आप को उस चीज़ को ये कह के संतुष्ट रखना है कि हाँ ठीक है कभी ना कभी तो होगा, और हमें इन चीज़ों को अपने आप को अफेक्ट नहीं करना है। ये चीज़ें अगर हमने ये पाथ अपने लिए चुना है तो ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, बस पेशेंस रखना है जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो, क्योंकि बहुत कुछ बदल जाता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल मंतसा सही कह रही हैं, लेकिन मंतसा तुम गांव में नहीं रहे हो, हम गांव वाले लोग डसते हैं, पता है, वो पूछते नहीं हैं। तो क्या गांव वालों को, रिश्तेदारों को झेलना कठिन है भाई? मुझे लगता है कि अगर हार्ड वर्क करते हैं तो हो जाता है, और बस है कि कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ और थोड़ा स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। जैसे अगर 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा पहला अटैम्प्ट था, बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, 45 डेज़ थे, सिलेबस भी बहुत पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि जब पहला अटैम्प्ट होता है तो 8 से 10 यूनिट्स ऐसी होती हैं कि जो हमारी नहीं हो पाती है अच्छे से। इवन आंसर राइटिंग का भी टाइम नहीं था, 10 से 12 टेस्ट ही मैंने दिए थे, पर मैंने जितना टाइम था उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी जितनी पॉसिबल थी। इवन जब रिजल्ट आ रहा था उससे पहले मेरा था कि यार रिजल्ट नहीं आया, मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था सही में। बट जब रिजल्ट आया, मैंने मार्क्स देखे, अभी फाइनल रिजल्ट, इवन उससे पहले इंटरव्यू का भी जब रिजल्ट आया कि इंटरव्यू कॉल है, तो मुझे लगा उसका एक ही रीज़न है कि मेहनत। लास्ट में बस आप लोगों को कोई फीडबैक, कोई कमियां, कोई सुझाव हो तो बताइए। बहुत सारे लोगों के उस पर देखा है स्टेटस पे कि वो हमारी 2 जिंदगियां होती हैं, एक हम जो जीते हैं और एक हम जीना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो वैसे ही जीता हूँ जैसे हमको जीना चाहिए, या मैं जैसा जीना चाहता हूँ, क्योंकि आप वैसे जिएंगे तो आपको कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैं ऐसे जी सकता था। तो आप काम भी वैसे ही करें जैसे आपको करना चाहिए। भगवान बुद्ध की कहानी बताता हूँ मैं। भगवान बुद्ध एक बार ध्यान में बैठे थे, उनका
शुरू की बात है, जब उनका ध्यान मन नहीं लग रहा था कि यार मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत, तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि मैं बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा संत हूँ और जैसे बड़े संत ध्यान करते हैं मुझे वैसे ही ध्यान करना है। तो आप जब वो चीज आ जाएगी आपके अंदर कि आपको जैसे करना चाहिए, आप उसको ही चेज करने के प्रयास करेंगे, आपको ऐसे ही करना, तो फिर वो चीज़ आ जाएगी आपके अंदर। बस आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। मुझे मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मतलब मेरे स्कूल के जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो मुझे अभी आपके रील्स के थ्रू, आपने जो एक रील कोलैबोरेशन में बनाई है उसके थ्रू जान रहे हैं। मेरा एक जानवी एल्यूमिनी वाला ग्रुप है, उस पर 10-12 हज़ार लोग हैं। उस पर आपकी वाली रील किसी ने फॉरवर्ड की और मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। फिर वहाँ से मुझे लोगों को पता चला कि हाँ ये है, तो ऑफकोर्स आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ये इनवाइटिंग अस। बाकी पंचायत वाला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें अच्छा रहता है कि 4-5 लोगों के अनुभव एक साथ आते हैं और जो बच्चे बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं उनको भी समझ में आता है कि जो सेलेक्टेड हो चुके हैं वो भी इतने मतलब पढ़ते तो सभी हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन बहुत भयंकर सीरियस नहीं होना है कि हम हॉस्पिटल वाले सीरियस में, ठीक है, हम आराम से पढ़े। बढ़िया रोल जैसे अभी हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया, अगर हम सिंगल पॉडकास्ट कर रहे होते तो शायद हम फेक हो जाते या उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन ये आपका पॉडकास्ट का बहुत अच्छा तरीका है कि हम सहज हो गए हैं और जो है वही चीज हम बोल रहे हैं। मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया, मैंने बोला कि जितना सहज चिल या जैसे यशस्वी ने बताया कि जैसा नॉर्मल रहना है, कंफर्टेबल रहना है, अगर कुछ होता है तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितना अपना तरफ से बेस्ट हो सके, ऑनेस्ट हो सके, वही चीजें आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी आपको कैसा क्या लगा? बहुत, हम सब लोग बहुत बहुत अच्छा सामान्य अनुभव, बहुत मजा आया। परिस्थिति मतलब सामान्य स्थिति वाले लोग हैं। हमारा मैसेज लोगों तक पहुंच पाया, बच्चों को भी पता चलेगा कि जैसे यहाँ पे हम लोग बैठे वो भी सेम वैसे ही है। हमको भी लगता था कि हमारा नहीं होगा या अच्छा नहीं गया या बुरा नहीं गया, सब कुछ सेम है। बस एक चीज़ है, बहाना नहीं बनाना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है, टालम टोली नहीं करनी, इवन परिस्थितियों को भी बहाना नहीं बनाना है कि ये कारण हो गया वो कारण हो गया। जितनी विपरीत परिस्थितियाँ होंगी रिजल्ट उतना अच्छा होगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहे, दृढ़ संकल्पित रहे और बहुत लंबी जर्नी हो सकती है। आप बिल्कुल अपने लक्ष्य को धीरे धीरे रेगुलर करते रहिए बिना किसी बहाने के और आपका एक दिन ज़रूर होगा। हौसले के साथ लगे रहिए। नेगेटिव you लोगों so को बिल्कुल much अवॉइड करें। बुलाने के जितने लिए। ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं जो आपकी फील्ड के हैं, जो आपके जैसे सेम सिचुएशन से जा रहे हैं, उनके साथ रहें, साथ पे पढ़ें, खुश रहें, हंसें। चलिए, मुझे भी बढ़िया लगा, ऑनेस्ट अच्छा लगा। भाई नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज के लिए परेशान हो रहे हो, इस रील को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप रीजनेबल प्राइस में, चाहे आपको प्री का नोट चाहिए, मेंस का चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, घर बैठे सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में। नीचे आपको नंबर दिया है, इस पे आप एक मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको घर बैठे सारी चीजें मिलने वाली है।